नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या नेपाल ने सचमुच भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? यह सवाल तब उठा जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर नई बहस छेड़ दी। बालेन शाह ने कहा कि उन्हें सत्ता में आने के बाद पता चला कि भारत ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर रहा, बल्कि नेपाल ने भी कई जगह भारत की जमीन पर कब्जा किया। अब सोचिए, अगर नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया तो वह जमीन आखिर है कहां? क्या नेपाल की सेना ने सीमा पार करके भारतीय इलाका अपने कब्जे में लिया है? क्या नेपाल सरकार ने भारत के किसी हिस्से पर नया दावा किया है, या फिर इस पूरे बयान का मतलब कुछ ऐसा था जो पहले नजर में सुनाई नहीं दिया? क्योंकि अब इस मामले में एक बहुत बड़ा फैसला यह आया है कि भारत और नेपाल ने लगभग 1880 किलोमीटर लंबी सीमा पर मौजूद क्रॉस बॉर्डर लैंड ऑक्यूपेशन की मैपिंग करने का फैसला किया, और इसके लिए इस्तेमाल होंगे ड्रोन और यूएवी। दोनों देशों के सर्वे अधिकारी आसमान से तस्वीर लेंगे, जमीन की स्थिति देखेंगे और फिर मिलकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीमा के दोनों तरफ कौन किस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी सीमा समस्या के पीछे है बदलती नदियां, गायब और टूटे हुए सीमा स्तंभ, दशकों पुराने नक्शे और ऐसे खेत व बस्तियां जो एक देश के नागरिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी रिकॉर्ड में दूसरे देश की सीमा के अंतर्गत वह क्षेत्र आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बालेन शाह ने आखिर क्या कहा था, नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जे की बात क्यों की थी, नदियों के रास्ते बदलने से अंतरराष्ट्रीय सीमा कैसे उलझ जाती है, और भारत नेपाल ड्रोन से क्या ढूंढना चाह रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, 3 साल बाद जब पूरी तस्वीर सामने आएगी तो क्या सिर्फ जमीन की पहचान होगी, या भारत और नेपाल के दशकों पुराने सीमा विवादों के समाधान की दिशा भी खुलेगी? साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों, शून्य से शुरू हुई यात्रा आज 51,000 सदस्यों की संख्या से ऊपर जा चुकी है। साथियों, आपका जो प्यार है, आपका विश्वास है, आपका जो साथ है, आज हम 51,000 से ऊपर का परिवार बन चुके हैं, और आप अपना साथ, विश्वास और प्रेम जो है ऐसे ही बनाए रखें। आपका साथ जो है वो मुझे ताकत देता है, मेरा मनोबल बढ़ाता है कि मैं और सारे मुद्दों को लाकर आपके सामने रखूं और तटस्थ होकर आपके सामने अपनी बातों को कहूं। तो 51,000 से अब हमारी यात्रा अगली जो है वो अगला पड़ाव जो है, वो जो टारगेट है वो 1 लाख का है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपका साथ रहा तो ये बहुत ही जल्दी हम अचीव कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक है नेपाल ने भारतीय जमीन पर किया कब्जा, ड्रोन से होगी बॉर्डर की मैपिंग। साथियों, सबसे पहले बयान कहां से शुरू हुआ था, विवाद क्या था, थोड़ा सा हम संक्षेप में समझ लेते हैं। मई 2026 में नेपाल की संसद में सीमा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, और भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद कोई नया विषय नहीं। विशेष रूप से अगर हम काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरे जैसे इलाकों को लेकर बात करें तो दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे। इसी पृष्ठभूमि में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में एक ऐसा बयान दिया था जिसने लोगों को चौंका दिया। उनका कहना था कि उन्हें सत्ता में आने के बाद यह बात पता चला कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन के ऊपर कब्जा या अतिक्रमण नहीं किया था, बल्कि नेपाल ने भी कई जगह भारत की जमीन पर कब्जा किया। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि नेपाल की राजनीति में वर्षों से आमतौर पर यह सवाल उठता रहा है कि भारत ने नेपाल की जमीन के ऊपर कब्जा किया। लेकिन पहली बार देश के प्रधानमंत्री की ओर से यह बात जब सामने आई तो नेपाल की तरफ से भारतीय जमीन पर कब्जे की स्थिति मौजूद है, तो सवाल उठने लगे कि अगर ऐसा है तो वो जमीन कौन सी है, और नेपाल के पास भारत की कितनी जमीन है, कहां है वो इलाका, क्या नेपाल ने आधिकारिक रूप से भारत के किसी क्षेत्र को अपना हिस्सा बना लिया है, या कोई नया टेरिटोरियल डिस्प्यूट है? बालेन शाह के बयान ने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने क्लैरिफिकेशन से पूरी कहानी को एक अलग दिशा दे दी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री टिप्पणी का संदर्भ किसी नए टेरिटोरियल क्लेम से नहीं था। बात थी क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और जमीन के इस्तेमाल की। यानी मामला यह नहीं था कि नेपाल की सेना ने भारत के किसी इलाके में घुसकर उसको अपने कब्जे में ले लिया। मामला कहीं अधिक ज्यादा जो है वह जटिल था। तो मामला जो है वो जटिल था, जैसा कि मान लीजिए कि भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा एक नक्शे और तय किए गए बाउंड्री रिकॉर्ड्स के आधार पर निर्धारित है, लेकिन सीमा के आसपास रहने वाले कोई नेपाली नागरिक वर्षों से ऐसी जमीन पर खेती कर रहे हैं जो तकनीकी रिकॉर्ड के अनुसार भारत की सीमा में आते हैं, या फिर कोई भारतीय नागरिक ऐसी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आधिकारिक सीमा के अनुसार नेपाल के क्षेत्र में आते हैं, और ऐसी ही स्थिति को ब्रॉडली क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन कहा जाता है।
यही वो बिंदु था जिसने बालेन शाह के बयान के पूरे मतलब को ही बदल दिया। तो अब जब उन्होंने कहा कि नेपाल ने कई जगह भारत की जमीन पर कब्जा किया है, तो इसका अर्थ किसी एक नए भारतीय इलाके में नेपाल को शामिल कर लेना नहीं था, बल्कि सीमा के आसपास ऐसे जगहों की बात की जा रही थी जहां जमीन का वास्तविक इस्तेमाल और तकनीकी सीमा एक दूसरे से मेल नहीं खाते। और यह समस्या आज की नहीं है, इसके पीछे दशकों पुराने जियोग्राफिकल और टेक्निकल कहानी। साथियों, भारत नेपाल सीमा का एक बड़ा हिस्सा अगर हम बात करें तो नदियों के कारण जो है यह हिस्सा प्रभावित होता है। तो जिन हिस्सों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन नदियां कोई सड़क नहीं होती। सड़क एक बार बन जाए तो सामान्य परिस्थितियों में वहीं रहती है। नदी ऐसा नहीं करती। बाढ़ आती है, कटाव होता है, नदी का किनारा बदलता है, कभी कभी नदी धीरे धीरे अपना रास्ता बदलती है, तो कभी किसी बड़े फ्लड इवेंट के बाद उसका चैनल ही दूसरे दिशा में चला जाता है। अब यही समस्या जो है वो सबसे बड़ी शुरू होती है। नेपाल भारत सीमा के कुछ नदी वाले हिस्से में सीमा तय करते समय फिक्स्ड बाउंड्री प्रिंसिपल अपनाया गया था। सरल भाषा में समझें तो सीमा को हिस्टोरिकल सर्वे और निर्धारित रिकॉर्ड के आधार पर स्थिर माना गया था। लेकिन समय के साथ नदी का भौतिक रास्ता बदल सकता है। ऐसे में जमीन की स्थिति बदल सकती है। जो जमीन कभी एक नदी के इस पार थी वह दशकों बाद दूसरी तरफ दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री का टेक्निकल रिकॉर्ड जरूरी नहीं कि हर नदी परिवर्तन के साथ बदल जाए। और यहीं से पैदा होती वह स्थिति जिसमें स्थानीय लोगों के लिए जमीन एक तरफ होती है जबकि ऑफिशियल बाउंड्री रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। मान लीजिए किसी गांव का किसान वर्षों से एक खेत पर खेती कर रहा है, उसके लिए वह खेत उसके गांव के बिल्कुल पास है, लेकिन पुराने बाउंड्री रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि वह जमीन टेक्निकली दूसरे देश की सीमा में आती है। अब सवाल ये उठता है कि जमीन का इस्तेमाल कौन कर रहा है, जमीन टेक्निकल रिकॉर्ड में किस देश की है और प्रैक्टिकल समाधान क्या है। और यही भारत नेपाल सीमा पर क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन की जटिलता है। साथियों, यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मुद्दा अचानक 2026 में पैदा नहीं हुआ। जब भारत और नेपाल के बीच 182 सेट्स ऑफ स्ट्रिप मैप्स पर 2007 में हस्ताक्षर हुए थे, तब भी यह पाया गया था कि दोनों देशों के नागरिक ऐसे जमीनों पर खेती कर रहे हैं या कर रह रहे हैं जो दूसरे देश के नागरिक या सीमा क्षेत्र से संबंधित है। इसका मतलब यह समस्या आइसोलेटेड नहीं था। यह केवल एक गांव, एक खेत या एक बाउंड्री पिलर का विवाद नहीं था। सीमा के अलग अलग हिस्सों में ऐसी स्थितियां मौजूद थी। यानी जमीन पर रहने वाले लोगों की प्रैक्टिकल रियलिटी और ऑफिशियल मैप की टेक्निकल रियलिटी में अंतर हो सकता है। और यही कारण है कि बालेन शाह का बयान सिर्फ एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी नहीं रहा, उसने एक पुराने टेक्निकल बॉर्डर इश्यू को फिर से नेशनल डिबेट के केंद्र में ला दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या दोनों देश इस बार केवल बयानबाजी करेंगे या फिर वास्तव में जमीन पर जाकर स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। जवाब मिला, तकनीक के जरिए एक ज्वाइंट मैपिंग तैयार की जाएगी। साथियों, भारत और नेपाल के बीच अगर हम सीमा की बात करें तो टोटल सीमा 1850, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 1880 किलोमीटर की, और 1880 किलोमीटर की सीमा खुली सीमा है। यह सीमा जो है वो अगर हम बात करें तो 27 जिलों तक फैली हुई। इतनी लंबी सीमा को केवल नक्शों पर एक लाइन देखकर समझना आसान नहीं है। जमीन पर स्थिति जो है वो ज्यादा जटिल होती है। गांव होते हैं, खेत होते हैं, नदियां होती हैं, स्थानीय रास्ते होते हैं, लोगों के रोजमर्रा की आवाजाही है, और इन सबके बीच हजारों बाउंड्री पिलर्स हैं। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे के आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत नेपाल सीमा पर हजारों बाउंड्री पिलर स्थापित किए गए, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में पिलर गायब हैं या क्षतिग्रस्त हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल 8,500 बाउंड्री पिलर्स में से 1,500 गायब बताए गए, जबकि 2,000 आंशिक या पूरी तरह से डैमेज है। अब एक बात की कल्पना कीजिए कि अगर किसी इलाके में बाउंड्री पिलर ही गायब हो, नदी का रास्ता बदल चुका हो, पुराना नक्शा कुछ और कहता हो, जमीन पर लोग दशकों से खेती कर रहे हैं, तो सीमा की वास्तविक स्थिति को समझना कितना मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ भारत ने कब्जा किया या नेपाल ने कब्जा किया जैसे एक लाइन के राजनीतिक दावे में समझना मुश्किल है। असलियत जमीन पर कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया जब लखनऊ में सर्वे ऑफिशियल कमेटी यानी कि एसओसी ने 13वीं बैठक की। नेपाल और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने फैसला किया कि क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन की मैपिंग को 3 साल के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस बार केवल ट्रेडिशनल ग्राउंड सर्वे पर निर्भर रहने की योजना नहीं थी। इस काम में इस्तेमाल होंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी और ड्रोन्स। ड्रोन सीमा के उन इलाकों की एरियल इमेज लेंगे जहां क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन या एंक्रोचमेंट जैसी स्थितियों की पहचान करनी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आया। वो चरण ये आया कि तस्वीरों को जो है, एक मिनट
मैं बताऊं, तस्वीरें केवल नेपाल नहीं देखेगा, तस्वीरें केवल भारत नहीं देखेगा, दोनों देशों के टेक्निकल टीम्स डाटा का एनालाइज करेंगे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। यानी इस एक्सरसाइज का उद्देश्य सिर्फ ये कहना नहीं कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार यह जमीन हमारी है, बल्कि पहले एक ऐसा टेक्निकल रिकॉर्ड तैयार करना जिसे दोनों पक्ष मिलकर एग्जामिन कर सके। और शायद यही इस पूरे फैसले का सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सीमा विवादों में अक्सर सबसे बड़ी समस्या केवल जमीन नहीं होती, समस्या होती है दोनों पक्षों के फैक्ट्स का अलग अलग होना। अब कोशिश यह है कि कम से कम क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन के मामले में एक शेयर्ड टेक्निकल पिक्चर जो है वो तैयार कर दी जाए। साथियों, अब प्रश्न यह है कि ड्रोन क्या ढूंढेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ड्रोन उड़ते ही तय कर देगा कि जमीन भारत की है, नेपाल की? जवाब इतना सीधा नहीं है। ड्रोन एरियल इमेज देगा, जमीन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी, कहां खेती हो रही है, कहां घर बने हैं, कहां का लैंड यूज हो रहा है और सस्पेक्टेड क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन का एक्सटेंट कितना है। लेकिन उसके बाद उस इमेजरी को बॉर्डरी रिकॉर्ड्स और अन्य टेक्निकल डाटा के साथ मिलाकर देखना होगा। नेपाल के सर्वे अधिकारियों के अनुसार यूएवी एरियल इमेजेस कैप्चर करेंगे और दोनों पक्ष उन इमेजेस का एनालाइज करके क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन की सीमा पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। यानी ड्रोन फैसला सुनाने वाला जज नहीं है, ड्रोन एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल टूल है जो दोनों देशों को जमीन की वास्तविक तस्वीर देखने में मदद करेगा। और जब दोनों देशों के पास एक ही एरियल डाटा होगा तो टेक्निकल बातचीत की शुरुआत ज्यादा मजबूत आधार पर हो सकती। और यही कारण है कि इस ड्रोन मैपिंग को सिर्फ सर्विलांस ऑपरेशन नहीं समझना चाहिए, यह एक ज्वाइंट टेक्निकल एक्सरसाइज। अब यह कहा गया है कि इसमें सीमा स्तंभ को ढूंढा जाएगा और सारी चीजें हैं। 1880 किलोमीटर एक बहुत बड़ी चुनौती है। ड्रोन जो है वो सच बताएगा। 3 साल में इस सर्वे को पूरा करने के बारे में बात की गई, यानी कि 3 साल का डेडलाइन जो दिया गया है, और ये पहली डेडलाइन नहीं है। और यही कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है साथियों। भारत और नेपाल ने टेक्निकल बाउंड्री वर्क पूरा करने के लिए पहले भी कई बार डेडलाइन तय की थी। 2015 में भी दोनों देशों ने 3 साल के भीतर टेक्निकल वर्क पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 2017 में डेडलाइन दिया गया, फिर 2022 में दिया गया, लेकिन वह डेडलाइन पूरी नहीं हो सकी। और इसके पीछे कई कारण बताए गए कि भैया फंडिंग नहीं है, कोविड पेंडेमिक आ गया, बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो है, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन है। अब एक बार फिर 3 साल का जो है वो लक्ष्य तय किया गया। तो असली सवाल केवल ये नहीं कि ड्रोन्स क्या ढूंढेंगे, असली सवाल है कि क्या इस बार 3 साल का टारगेट पूरा हो जाए। क्योंकि 1880 किलोमीटर की सीमा कोई छोटी सर्वे प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक ऐसा काम है जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ फंडिंग, फील्ड एसेस, मौसम, टेक्निकल कॉपरेशन और दोनों देशों के पॉलिटिकल कमिटमेंट की भी जरूरत होगी। अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर पड़ती है तो डेडलाइन फिर आगे जा सकता है। लेकिन अगर इस बार मैपिंग पूरी हो जाती है तो दोनों देशों के पास दशकों पुराने कई स्थानीय बॉर्डर इशू पर पहले से कहीं बेहतर टेक्निकल रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या इस विवाद के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या इससे काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधोरा का विवाद भी खत्म होगा? साथियों, यहां एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन समझना हो। क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन की ड्रोन मैपिंग और बड़े टेरिटोरियल डिस्प्यूट एक चीज नहीं होती। बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के टेक्निकल बाउंड्री वर्क में कुछ बड़े विवादित क्षेत्रों को अलग रखा गया। इनमें सुस्ता और काला पानी, लिम्पियाधोरा, लिपुलेक क्षेत्र शामिल हैं। इसका मतलब साफ है, अगर अगले 3 साल में ड्रोन मैपिंग सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत और नेपाल के सभी सीमा विवाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। बड़े टेरिटोरियल डिस्प्यूट में इतिहास, टेरिटरीज, पुराने नक्शे, अलग अलग जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और राजनीतिक दावे शामिल हैं। ड्रोन मैपिंग मुख्य रूप से जमीन पर मौजूद क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और टेक्निकली बाउंड्री मैनेजमेंट की वास्तविक स्थिति समझने का एक प्रयास है। इसलिए दोनों मुद्दों को मिलाना गलत होगा। एक तरफ स्थानीय स्तर पर यह सवाल है कि कौन किस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जिनका समाधान उच्च स्तरीय राजनीतिक और डिप्लोमेटिक बातचीत से ही संभव। तो असली सवाल 3 साल बाद क्या होगा? साथियों, मान लीजिए अगर 3 साल के बाद पूरी मैपिंग हो जाती है, ड्रोन इमेज ले लेते हैं, टेक्निकल टीम्स डाटा का एनालाइज कर लेते हैं, दोनों देशों को पता चल जाता है कि कहां कहां क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन मौजूद है, तो उसके बाद क्या होगा? और यही वो सवाल है जो टेक्निकल सर्वे खत्म होता है और डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है। किसी इलाके में अगर ये पता चले कि एक देश के नागरिक लंबे समय से दूसरे देश की टेरिटरी में आने वाली जमीन का इस्तेमाल कर रहे, तो समाधान हर जगह एक जैसा नहीं होगा। कुछ मामलों में एंक्रोचमेंट हटाने की बात हो सकती है, कुछ मामलों में जमीन की स्थिति पर बायलिटरल बातचीत करनी पड़ सकती है, कुछ जगह लोगों के निवास और लिवलीहुड का सवाल सामने आ सकता है, कुछ मामलों में कंपनसेशन और अन्य प्रैक्टिकल अरेंजमेंट पर चर्चा हो सकती है। इसलिए मैपिंग अपने आप में अंतिम समाधान नहीं,
लेकिन मैपिंग के बिना समाधान की शुरुआत भी मुश्किल है, क्योंकि जब दोनों पक्षों के पास जमीन की वास्तविक स्थिति पर अलग अलग जानकारी हो तो बातचीत अक्सर आरोपों में फंस जाती है। लेकिन अगर एक ज्वाइंटली एग्जामिन टेक्निकल रिकॉर्ड मौजूद हो तो कम से कम चर्चा की शुरुआत फैक्ट से हो सकती है। तो अब दावे नहीं, अब डेटा जो है वो पूरी की पूरी जानकारी को जो है वो बोलेगा। तो अंततः साथियों हम यही कह सकते हैं, तो सवाल फिर वही है कि क्या नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। असल मामला किसी नए सैनिक कब्जे या टेरिटोरियल क्लेम का नहीं, बल्कि क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और जमीन के इस्तेमाल से जुड़ा। बदलती नदियां, पुराने बाउंड्री रिकॉर्ड्स और गायब सीमा स्तंभों ने कई जगह ऐसी स्थिति पैदा की है जहां एक देश के नागरिक तकनीकी रूप से दूसरे देश की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भारत और नेपाल ने ड्रोन और एरियल मैपिंग के जरिए इसका वास्तविक रिकॉर्ड तैयार करने का फैसला किया, लेकिन असली चुनौती मैपिंग के बाद शुरू होगी। ड्रोन यह बता सकते हैं कि जमीन पर क्या स्थिति है, लेकिन समाधान दोनों देशों को बातचीत से निकालना होगा और शायद अगले 3 साल यही तय करेंगे कि क्या ड्रोन सिर्फ सीमा की तस्वीर साफ करेंगे या भारत नेपाल के रिश्तों में एक नई शुरुआत भी करेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपने जवाब कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब करना जो है, जैसे 0 से 51,000 की यात्रा हुई, 51 से 1 लाख की यात्रा होगी। और इसके लिए मैं फिर से आप सभी को, मेरे सारे व्यूअर्स को, चाहे वो भारत से हो, नेपाल से हो, सऊदी से हो, अमेरिका से हो, विश्व के किसी भी कोने में बैठकर आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपना साथ, अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके हमारे इस परिवार में जोड़िए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।